हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज कक्षा 10 की NCERT बेस्ड बुक से रसायन विज्ञान के क्वेश्चनों को देखेंगे और एक एक क्वेश्चन को पूरी व्याख्या के साथ सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। और एक प्रश्न होता है, निम्न में से कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। अगर हम लोग धातु की बात करें, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो इसका उत्तर याद रखोगे पारा या मरकरी यानी Hg। तो इस तरह से इसको फैक्ट के फॉर्म में याद रखना है। पारा एक ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर भी द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन नंबर तीसरा सी सही है, पारा। और जो इसमें दे रखे हैं ऑप्शन, जैसे हम बात करें, पहला है Ag क्या होता है, सिल्वर चांदी होता है। ये भी धातु है परंतु ये द्रव अवस्था में नहीं पाई जाती। सोडियम भी एक धातु है जिसको क्षारीय धातुएं कहते हैं, वर्ग 1 का तत्व होता है। ये बहुत सक्रिय धातुएं होती हैं क्षारीय धातुएं। निकिल ये भी क्षार धातु नहीं है, ये डी ब्लॉक का तत्व है निकिल। तो इस तरह से यहाँ पे पारा ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो इसको भी याद रखेंगे, कौन सा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो इसका उत्तर होता है ब्रोमीन Br2। ब्रोमीन Br2 द्विअणुक होता है। ये ऐसी अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। बाकी का ऑप्शन में देखते हैं, जैसे सल्फर S होता है, आयोडीन I2 होता है, और ये कार्बन C होता है। सभी सजीवों में पाया जाता है कार्बन की मात्रा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे याद रखेंगे, अधातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है वो है ब्रोमीन। हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा सा धातुएं और अधातुएं होती क्या हैं। धातुओं में चमक पाई जाती है, धातु में तन्यता का गुण पाया जाता है। तन्यता मीन्स उनको अगर हम पीटेंगे तो उनसे लंबे तार खींचे जा सकते हैं। जैसे 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। धातु में आघातवर्धनीयता गुण होता है, अर्थात इनको हथौड़े से पीट कर हम इनसे पतली चादर के रूप में बना सकते हैं। धातु में ऊष्मा चालकता का गुण पाया जाता है, धातु में विद्युत चालकता का गुण पाया जाता है। धातु में कठोरता होती, धातु में एक प्रकार की धात्विक चमक होती है। इस तरह से, और अधातु में ये सब नहीं होता है। तो ये होते हैं धातुओं और अधातु में कुछ अंतर। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किस धातु को केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है। तो केरोसिन यानी मिट्टी के तेल में किस धातु को डुबो कर रखते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, जिंक Sn माने टिन, बेरियम Ba और सोडियम Na। जिंक डी ब्लॉक का तत्व है, Sn भी डी ब्लॉक का तत्व है, बेरियम ये वर्ग 2 का तत्व है जिसको क्षारीय मृदा धातु कहते हैं, सोडियम क्षारीय धातु है। तो यहाँ पे सोडियम एक ऐसी धातु है जिसको मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है, केरोसिन में डुबो कर रखते हैं। क्यों रखते हैं, देखिए जरा। सोडियम इतना सक्रिय धातु होता है क्योंकि ये ऑक्सीजन से क्रिया करता है। अगर इसको हम खुला रख देंगे वायुमंडल में, तो ये ऑक्सीजन से क्रिया करके तुरंत सोडियम ऑक्साइड बनाता है, Na2O बनाता है, जो कि विस्फोटक होता है। इसलिए सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबो कर रखते हैं, क्योंकि मिट्टी के तेल के अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है, वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होती है। तो इस तरह से सोडियम ही एक ऐसी धातु है जिसको मिट्टी के तेल में डुबो कर रखें, क्योंकि अगर बाहर रख देंगे तो ये ऑक्साइड बनाता है, जो कि एक विस्फोटक होता है। एक प्रश्न और बनता है यहाँ पर, किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। तो यहाँ भी उत्तर सोडियम है। कौन सी धातु, अगला होता है क्वेश्चन, कौन सी धातु है जो पानी पे तैरती है। तो इसका भी उत्तर होता है सोडियम। पानी पे तैरने का मतलब है सोडियम जल से क्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस को विस्फोट के साथ निकालता है। तो इस तरह से 2-3 क्वेश्चन सोडियम से बन जाते हैं। सोडियम क्या है, एक सक्रिय धातु है जो कि क्षार धातु होता है, वर्ग 1 में पाया जाता है, आवर्त के वर्ग 1 में पाया जाता है। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। क्वेश्चन नंबर देखिए, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह उभयधर्मी ऑक्साइड बनाते हैं। तो उभयधर्मी ऑक्साइड यानी ऐसे धातुओं के ऑक्साइड जो अम्लीयता का गुण और क्षारीयता का गुण दोनों दिखाते हैं, उन्हें कहते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। तो दो धातुएं होती हैं जिंक और एल्यूमिनियम। इनके जो ऑक्साइड होते हैं, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड होता है Al2O3 और जिंक का ऑक्साइड होता है ZnO। इनके ऑक्साइड हमेशा उभयधर्मी ऑक्साइड बनाते हैं। इनको अगर अम्ल से क्रिया कराओगे तब भी लवण प्राप्त होगा, क्षार से क्रिया कराओगे तब भी लवण प्राप्त होगा। तो इस तरह से ये
जिंक और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइड बनाते हैं। इसको तथ्य के रूप में याद रखना है। अन्य धातु में सोडियम और कैल्शियम, पोटेशियम और जिंक, के फॉर पोटेशियम, Al फॉर एल्यूमिनियम। तो ये नहीं, सिर्फ एल्यूमिनियम और जिंक के ऑक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइड बनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सा है? तो अभी बताया कि एल्यूमिनियम और जिंक के ऑक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइड बनाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी देखिए, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड दे रखा है Al2O3, ये है उभयधर्मी ऑक्साइड, तो इसको याद रखेंगे हम लोग। बाकी को समझ लेते हैं। बाकी है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको सूखा या उसको कैल्शियम ऑक्साइड उसको बोलते हैं चूना, बुझा हुआ चूना, बिना बुझा चूना बोलते हैं CaO को, बिना बुझा हुआ चूना। जैसे अगला है Fe2O3, ये होता है जंग का फार्मूला, जो जंग लगता है Fe2O3, ये उसका फार्मूला है। क्यूप्रस ऑक्साइड CuO क्यूप्रस ऑक्साइड कहलाता है। तो इस तरह क्यूप्रिक ऑक्साइड है, CuO क्या है, क्यूप्रिक ऑक्साइड या कापर ऑक्साइड भी इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पर कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है? तो यहाँ पे Al2O3 है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यौगिक का विलयन विद्युत धारा का सुचालक नहीं होगा? तो देखिए, कुछ धातुएं जैसे जो आयनिक फॉर्म में होती हैं, जो आयन होते हैं वे विद्युत धारा का प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा को सुचालित करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग पहले देखेंगे NaCl, तो NaCl एक आयनिक ठोस है। सोडियम आयन और क्लोरीन आयन Cl- आयन से मिलकर बना है NaCl, तो ये एक आयनिक ठोस है। ये विद्युत का सुचालक होता है जब यह जलीय विलयन के रूप में होता है। अगर इसको हम NaCl मीन्स नमक अगर ठोस अवस्था में है तो ये विद्युत कुचालक होता है, लेकिन जलीय विलयन में डूबते ही सोडियम आयन और क्लोरीन आयन की वजह से ये विद्युत का सुचालक हो जाता है। यानी जो ऐसे कंपाउंड जो जल में घोलने पर अपने अपने आयनों में टूट जाते हैं, वे होते हैं विद्युत के सुचालक। जैसे इसमें बात करें CaCl2, तो ये भी आयनिक होता है, Ca2+ होता है, Cl-1 होता है। इस तरह से ये CaCl2 का निर्माण होता है और ये भी एक आयनिक ठोस है, इससे भी विद्युत धारा सुचालित होगी। MgCl2 Mg2+ होता है, Cl-1 होता है, तो MgCl2 से भी विद्युत धारा का प्रवाह होता है। लेकिन कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, इसकी संरचना कैसी होती है? इसमें कार्बन C होता है, इसमें से सहसंयोजक बंध से क्लोरीन जुड़ता है, इधर सहसंयोजक बंध से क्लोरीन जुड़ता है, ऊपर सहसंयोजक बंध से क्लोरीन जुड़ता है और नीचे सहसंयोजक बंध से क्लोरीन जुड़ता है। ये आयनिक ठोस नहीं है, यह एक सहसंयोजी बंध से बना हुआ ठोस होता है। तो यह विद्युत का कुचालक होता है। जो आयनिक ठोस होते हैं वे विद्युत के सुचालक होते हैं। तो यहाँ पे कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 विद्युत का सुचालक नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखें, पाइरोल्यूसाइड किस धातु का अयस्क है? पाइरोल्यूसाइड किस धातु का अयस्क? अयस्क क्या होते हैं? जिनसे धातुओं को प्राप्त किया जा सकता है, जो जिनसे धातुओं को हम प्राप्त करते हैं वे होते हैं अयस्क। जैसे हम लोग अगर बात करें पाइरोल्यूसाइड, तो पाइरोल्यूसाइड मैग्नीज धातु का अयस्क होता है। यानी पाइरोल्यूसाइड से हम लोग मैग्नीज प्राप्त करते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है? पाइरोल्यूसाइड होता है MnO2। अगर हम लोग मैग्नीज डाइऑक्साइड, इसी को बोलते हैं पाइरोल्यूसाइड, इससे ऑक्सीजन निकाल दें तब हमको मैग्नीज धातु प्राप्त हो जाती है। देखिए, कुछ धातुओं के हम लोग ऑक्साइड देख लेते हैं, अयस्क देख लेते हैं जो कि याद रखना है। जैसे एल्यूमिनियम के ऑक्साइड देखिए, बॉक्साइड, क्रायोलाइट, कोरंडम, ये सारे एल्यूमिनियम के ऑक्साइड हैं। इस तरह से जैसे आयरन के ऑक्साइड, तो आयरन के ऑक्साइड हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, पायराइट, ये सभी आयरन धातु के ऑक्साइड है। अर्थात इन आयरन को इन अयस्कों से प्राप्त किया जाता है। इनमें से ऑक्साइड होते हैं, इनकी ऑक्सीजन हटाई जाती है, तब जाके हमको आयरन प्राप्त होता है। जैसे कापर धातु के कुछ अयस्क याद रखेंगे, इनका सिर्फ नाम याद रखना है, फार्मूले इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इनका नाम हिंदी से याद रखना, कौन कौन धातु के ऑक्साइड क्या अयस्क क्या क्या है। तो कापर के अयस्क हैं जैसे कापर पायराइट, क्यूपराइट, कापर ग्लास, मिलाकाइट, ये सब कापर के ऑक्साइड होते हैं। इसी प्रकार अगर हम लोग बात करें जिंक के, तो जिंक के ऑक्साइड, मरकरी के ऑक्साइड, लेड के ऑक्साइड और सिल्वर के ऑक्साइड, इनको याद रखना, इनका हिंदी में नाम याद रखना होता है। तो ये कुछ धातुओं के ऑक्साइड हैं जो इनको याद रखना है। तो यहाँ पे पाइरोल्यूसाइड मैग्नीज धातु का अयस्क होता है, यानी मैग्नीज से पाइरोल्यूसाइड से मैग्नीज को प्राप्त किया जाता है।
अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अयस्क मरकरी धातु का है? तो मरकरी धातु का अयस्क मतलब जिसमें मरकरी पाया जाता हो। तो यहाँ पे सिनबार या सिनाबार, एच जी एस मर्क्यूरस सल्फाइड भी कहते हैं इसको, सिनाबार एक, इससे हम लोग मरकरी प्राप्त करते हैं। तो अयस्कों का याद रखोगे तब बता सकते हो कि मरकरी का अयस्क क्या है। तो यहाँ पे सिनाबार। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं बॉक्साइट किसका अयस्क, बॉक्साइट एल्यूमिनियम का होता है, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट ये आयरन के अयस्क होते हैं। तो इनका नाम याद रखना होता है। तो यहाँ पे मरकरी धातु का अयस्क क्या है, सिनाबार। अगला क्वेश्चन देखें, पीतल एक मिश्र धातु है, इसमें कौन सी धातुएं उपस्थित होती हैं? तो पीतल हमने बताया था कई बार, पीतल के बर्तन में मान लेते हैं, पीतल के बर्तन में कांजी जम जाती है। कांजी फॉर का फॉर कॉपर और जी फॉर जिंक। तो इस तरह से याद रखोगे पीतल एक मिश्र धातु है जो कि कॉपर और जिंक से मिलकर बनी होती है। तो ये देखिए कॉपर और जिंक से मिलकर बनी है, Cu तथा Zn, ये होती है मिश्र धातु। पीतल एक मिश्र धातु है जो कॉपर और जिंक से मिलकर बनी है। अगला क्वेश्चन देखें, निम्न में से कौन सा धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है? तो ऐसी धातुएं जो अक्रिय होती हैं, बहुत कम क्रियाशील या ना के बराबर क्रियाशील होती हैं, वही मुक्त अवस्था में पाई जा सकती हैं। जैसे हम लोग अगर बात करें प्लेटिनम, सिल्वर और Au गोल्ड, ये ऐसी धातु हैं जो सामान्यतः मुक्त अवस्था में पाई जाती है। और खासकर जो गोल्ड होता है ये तो मुक्त अवस्था में ही पाया जाता है, ये हमेशा मुक्त फॉर्म में मिलता है प्रकृति में, स्वतंत्र अवस्था में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही है। तभी सोने चांदी इतने महंगे होते हैं क्योंकि ये कभी खराब नहीं होगा किसी भी तरह से, चाहे किसी परिस्थिति में भी ये किसी धातु कोई किसी से अभिक्रिया ही नहीं करता। तो इस तरह से वैसे का वैसा बना रहता है। ये कॉपर, वो क्या बोलते हैं इसको, गोल्ड, Au। तो Au मुक्त अवस्था में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखें, वह यौगिक छांटिए जिसमें एकल बंध तथा द्विबंध दोनों पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं जरा, जो ऑक्सीजन लिखा है O2, तो O2 की जब हम लोग संरचना बनाएंगे, स्ट्रक्चर बनाओगे तो O और O, दो O होंगे और प्रत्येक O को जुड़ने के लिए डबल बॉन्ड की ज़रूरत पड़ती है। डबल बॉन्ड मीन्स द्विबंध की ज़रूरत पड़ती है। तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच द्विबंध पाया जाता है। तो इसमें दिया है एकल बंध और द्विबंध दोनों पाए जाते हैं, दोनों नहीं पाए जाते, इन दोनों के बीच सिर्फ द्विबंध पाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही नहीं होगा। अगला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो इसमें कार्बन होता है और दो ऑक्सीजन होते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड, द्विबंध। तो इस तरह से यहाँ भी केवल द्विबंध ही पाया गया। ऑक्सीजन को दो बंध चाहिए होते हैं और कार्बन को टोटल 4 बंध चाहिए होते हैं। दो इधर से बना लिया, दो इधर से बना लिया, तो इसके हो गए 4 बंध। ऑक्सीजन को 2 चाहिए था, इसके साथ 2 कर लिए तो इसके भी हो गए 2 बंध। तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड की संरचना ऐसे बनती है। तो इसमें भी केवल डबल बॉन्ड है, ये ऑप्शन सही नहीं है। अगला है तीसरा एथीन। एथीन क्या होते हैं, ये एल्कीन होते हैं, पता होगा। एल्कीन क्या होते हैं, CnH2n वाले समूह के यौगिक एल्कीन होते हैं। तो एथीन कैसे बना है, जब C की जगह 2 N की जगह 2 रखा और H की जगह हो गया 2 2 4। तो ये है एथीन। तो चलिए हम लोग एथीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब एथीन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है। एथीन होता है 2 कार्बन होते हैं C, 1 कार्बन C, 4 हाइड्रोजन है इसके साथ। तो यहाँ पर 1 हाइड्रोजन ऊपर हो गया, 1 हाइड्रोजन नीचे हो गया और इसके साथ भी 1 हाइड्रोजन ऊपर, 1 हाइड्रोजन नीचे। अब कार्बन 4 बंध बनाता है और हाइड्रोजन सिर्फ एकल बंध बनाता है। तो इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड, एकल बंध, इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड, और इस हाइड्रोजन इस कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, इस हाइड्रोजन और इस कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, और कार्बन कार्बन के बीच हो गया डबल बॉन्ड, क्योंकि कार्बन अधिकतम 4 बंध बनाएगा। तो देखिए 1 2 3 4, इस तरह से 4 बंध इसके हो गए। इधर से भी 1 2 3 4 बंध इसके हो गए और हाइड्रोजन सिंगल से ही जुड़ते हैं। तो ये एक ऐसा कंपाउंड बना जिसमें डबल बॉन्ड भी पाया गया और ये सिंगल बॉन्ड भी पाए गए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। एथीन ऐसा है जिसमें एकल बंध और द्विबंध दोनों पाए जाते हैं। अगर अगला हम लोग बात करें एथाइन की, तो एथाइन क्या होते हैं, ये होते हैं एल्काइन समूह। एल्काइन समूह, इनका सूत्र होता है CnH2n-2। तो इसमें इन्होंने N की जगह 2 रखा, तो जब N की जगह 2 रखेंगे तो पहला कंपाउंड बनता है C2H2 और इसका एक नाम होता है एसिटिलीन।
यह एक गैस होती है जो कि एसिटिलीन गैस होती है, फलों को पकाने में काम आती है। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो एक C होता है, एक C होता है, 2 ही H हैं तो एक H इसके पास, एक H इसके पास। इस हाइड्रोजन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, इस हाइड्रोजन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड। तो इस तरह से इस कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा। तो ये होते हैं एसिटिलीन के कंपाउंड्स एथाइन। तो यहाँ पे ट्रिपल और सिंगल बॉन्ड पाया गया। तो ऑप्शन दिया है द्विबंध और एकल बंध किसमें, तो यही ऑप्शन C नंबर में है, C2H4 में, एथीन में, या फिर इसका दूसरा नाम एथिलीन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक धातु का परमाणु क्रमांक 20 है, इसके M2+ आयन में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या क्रमशः क्या होगी। देखिए समझते हैं। एक धातु का परमाणु क्रमांक 20 है, तो परमाणु क्रमांक 20 है, इसका मतलब याद होना चाहिए कैल्शियम है ये धातु, जो कि वर्ग 2 की धातु होती है, क्षारीय मृदा धातु है ये। कैल्शियम के बारे में बोला गया कि M+2 आयन, यानी कैल्शियम के 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन निकलने से सबको पता होना चाहिए कि किसी भी परमाणु के पास जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, और प्रोटॉन नाभिक में होते हैं और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। लेकिन इसमें बोला गया M+2 आयन, इसका मतलब है कि इसके खाली इलेक्ट्रॉन निकल गए। इलेक्ट्रॉन निकालने से ये हो गया है धनावेशित, क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या ज़्यादा हो गई। अभी तक शुरू में 20 इलेक्ट्रॉन 20 प्रोटॉन थे, अब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो इसके अंदर बचे 18 इलेक्ट्रॉन और 20 प्रोटॉन, यानी 2 प्रोटॉन ज़्यादा हो गए, तो ये हो गया धनावेशित। तो इस तरह से यहाँ पर ऑप्शन नंबर, इसने पूछा कि इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन क्रमशः कितने होंगे, तो इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 18 इलेक्ट्रॉन बचे। अब प्रोटॉन में कोई फर्क नहीं पड़ा, जब ये आयनित हुआ है तो सिर्फ इसके इलेक्ट्रॉन निकले, प्रोटॉन अभी भी 20 हैं। शुरुआत में 20-20 दोनों थे, लेकिन इलेक्ट्रॉन निकले तो इलेक्ट्रॉन बचे 18 और प्रोटॉन बचे, प्रोटॉन उतने के उतने ही हैं, 20 रहे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर D सही होगा। तो ये होता है किसी धातु से इलेक्ट्रॉन निकलने पर प्रोटॉनों संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोटॉन उतने ही उतने रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखें। निम्नांकित में से किस तत्व का ऑक्साइड अम्लीय होगा। निम्नांकित में से किस तत्व का ऑक्साइड अम्लीय होता है। जैसे यहाँ पे दे रखा है H, तो H का जो ऑक्साइड बनता है, जैसे H का ऑक्साइड मीन्स H जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो बनता है, और H हमेशा द्विअणुक होता है, सिंगल फॉर्म में नहीं पाया जाता है, ये द्विअणुक अणु होता है। तो इससे बनता है H2O, और H2O ये कोई अम्लीय नहीं है, H2O उदासीन होता है, जल उदासीन होता है, इसका pH मान 7 होता है, लगभग 7 होता है, तो ये अम्लीय नहीं होगा। अगला दे रखा है कैल्शियम, कैल्शियम Ca जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो बनाता है CaO, ये होता है कैल्शियम ऑक्साइड। और चाहे कैल्शियम किस वर्ग का तत्व है, ये क्षारीय मृदा धातु है, यानी वर्ग 2 का तत्व है। वर्ग 2 और वर्ग 1 के तत्व जो होते हैं, इनके ऑक्साइड, यानी जब ये ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं तो क्षारीयता दिखाते हैं, तो ये अम्लीय नहीं होता है। इसी प्रकार जैसे C नंबर दे रखा सोडियम वर्ग 1 का तत्व है, जब ये ऑक्सीजन से क्रिया करके बनाता है Na2O सोडियम ऑक्साइड, तो ये भी क्षारीय होता है। इसीलिए इनको क्रमशः क्षारीय धातुएं और क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं। कैल्शियम है क्षारीय मृदा धातु का तत्व और सोडियम है क्षारीय धातु का तत्व। यहाँ पे कार्बन दे रखा है, कार्बन जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करके विशेष परिस्थितियों में कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है ये गैस अम्लीय होती है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर D सही है, कार्बन, इसके ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। अगला क्वेश्चन देखें। निम्न में से कौन सी विस्थापन अभिक्रिया संभव होगी। अभिक्रिया संभव होगी या नहीं संभव होगी, इसके लिए हम लोगों को पता होना चाहिए विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में। विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है, कुछ धातुओं को उनके इलेक्ट्रोड विभव के एक निश्चित क्रम में रखा गया है, जिन्हें कहते हैं, जिससे जो श्रेणी बनी है उन्हें कहते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हम लोग एक श्रेणी देखते हैं, जैसे पोटेशियम के नीचे आता है सोडियम के नीचे आता है मैग्नीशियम के नीचे एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, Pb, लेड, कापर, Ag, Au। ये एक श्रेणी है जो कि विद्युत रासायनिक श्रेणी से ही ली गई है। इसमें सारे तत्व नहीं लिए गए, इसके बीच में आगे कुछ तत्व बीच में भी होते हैं जो कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ पर
ये श्रेणी याद होनी चाहिए, तब हम बता सकते हैं कौन सी अभिक्रिया संभव है कौन सी नहीं। इस श्रेणी में जो तत्व नीचे होता है, मान के चलिए जैसे एल्यूमिनियम है और उसके नीचे है आयरन, तो आयरन एल्यूमिनियम को विस्थापित नहीं कर पाएगा, लेकिन एल्यूमिनियम आयरन को विस्थापित करके नया कंपाउंड बना लेगा। यानी जो तत्व नीचे होता है वो ऊपर के तत्व को विस्थापित करके नया यौगिक बना लेता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अपने क्वेश्चन में क्या दे रखा है। क्वेश्चन में दिया है मैग्नीज सल्फेट या मैग्नीशियम सल्फेट प्लस लेड। तो अगर मैग्नीशियम सल्फेट की बात करें, यहाँ पे धातु है Mg और यहाँ पे है Pb लेड। तो मैग्नीज ऊपर होता है, लेड नीचे होता है, तो लेड मैग्नीशियम को विस्थापित नहीं, सॉरी ये मैग्नीज नहीं है मैग्नीशियम है। तो मैग्नीशियम विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर होता है, लेड नीचे होता है, तो लेड उसको विस्थापित करके लेड सल्फेट नहीं बना सकता, तो ये अभिक्रिया संभव नहीं है पहली वाली। अगला है कॉपर सल्फेट प्लस आयरन। तो कॉपर सल्फेट और आयरन में आयरन जो धातु होती है ये विद्युत रासायनिक श्रेणी में, आयरन जो धातु होती है विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर से ऊपर होती है, तो ये अभिक्रिया संभव है क्योंकि कॉपर विद्युत रासायनिक श्रेणी में आयरन से नीचे होता, तो आयरन इसको विस्थापित करके FeSO4 बना लेगा, फेरस सल्फेट बना लेगा। और नीचे वाला देखते हैं जिंक सल्फेट प्लस Fe। तो जिंक धातु विद्युत रासायनिक श्रेणी में Fe से ऊपर होती है, तो ये भी विस्थापित नहीं कर पाएगा। मैग्नीज सल्फेट प्लस Fe, मैग्नीज धातु भी Fe से ऊपर होती है, तो ये भी विस्थापित करके फेरस सल्फेट नहीं बना सकता। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, यही ऑप्शन सही है, यही अभिक्रिया संभव है। तो अभिक्रिया संभव है या नहीं संभव इस तभी बता सकते हो जब विद्युत रासायनिक श्रेणी को याद करेंगे हम लोग। तो इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस तत्व का जल से अभिक्रिया करने के पश्चात प्राप्त विलयन फिनाल्फिलीन की उपस्थिति में गुलाबी रंग देता है? तो यहाँ पे जो जिस प्रकार से जैसे हम लोग लिटमस पेपर के बारे में याद करते हैं कि लिटमस पेपर पे अगर अम्ल डालते हैं तो लिटमस पेपर नीले लिटमस पेपर को नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है और क्षार डालने पर लाल लिटमस पेपर नीला हो जाता है, तो ये सूचक होते हैं। इसी प्रकार से जो फिनाल्फिलीन है वो भी एक सूचक होता है। फिनाल्फिलीन क्या होता है, अगर हम लोग फिनाल्फिलीन के ऊपर कोई अम्ल डालेंगे तो ये रंगहीन हो जाता है, और इसी प्रकार से अगर फिनाल्फिलीन के ऊपर हम लोग कोई क्षार डालेंगे तो ये गुलाबी रंग का हो जाता है। तो यहाँ पे दे रखा है फिनाल्फिलीन की उपस्थिति में गुलाबी रंग देगा, इसका मतलब कोई क्षार डालेंगे तभी वो गुलाबी रंग देगा। तो यहाँ पे समझते हैं कौन सा क्षार है इसमें से। Ca कैल्शियम, कैल्शियम धातु एक क्षार धातु है। कैल्शियम वर्ग 2 का तत्व होता है, आवर्त सारणी के वर्ग 2 का तत्व है, तो ये एक क्षारी मृदा धातु है, और वर्ग 1 के तत्वों को क्षारी धातु में कहते हैं। क्षार धातु या क्षारी धातु में दोनों ऑक्साइड इनका क्षारी होते हैं, तो यहाँ पे कैल्शियम क्षारी है। कार्बन एक अधातु होता है जो कि P विलायक का तत्व होता है, ये कोई क्षार नहीं है। इसी प्रकार से फास्फोरस भी एक अधातु होता है, ये भी कोई क्षार नहीं है। सल्फर भी एक अधातु होता है। तो यहाँ पे धातु में कैल्शियम एक ऐसी धातु है जो क्षारी धातु है, क्षारी मृदा धातु है। तो यही इसके ऊपर अगर हम लोग फिनाल्फिलीन डालेंगे तो ये गुलाबी रंग का फिनाल्फिलीन हो जाएगा। फिनाल्फिलीन के ऊपर अगर हम लोग कैल्शियम डालेंगे तो फिनाल्फिलीन गुलाबी रंग का हो जाएगा, क्योंकि कैल्शियम क्षार धातु है। अगला क्वेश्चन है किस धातु की क्रियाशीलता सर्वाधिक होगी? तो किस धातु की क्रियाशीलता सर्वाधिक होगी? हम बता दें जो वर्ग 1 के तत्व होते हैं और वर्ग 2 के ये सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातुएं होती हैं, सक्रिय धातुएं भी इनको कहते हैं। वर्ग 1 तो अत्यंत सक्रिय होता है। वर्ग 1 में कौन कौन से आते हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। लिथियम, सोडियम Na, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। और वर्ग 2 होती हैं क्षारीय मृदा धातुएं, ये भी बहुत सक्रिय धातुएं होती हैं। उसमें आता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम Ba और रेडियम Ra। तो ये धातुएं बहुत सक्रिय होती हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कैल्शियम, देखिए पहला ही ऑप्शन दे रखा कैल्शियम अत्यंत सक्रिय धातु है, क्षारीय मृदा धातु में आता है ये। बाकी जो दे रखा है टिन, ये सक्रिय मतलब उतना सक्रिय नहीं है, वर्ग आवर्त सारणी के डी ब्लॉक में आता है। तांबा भी
धातु है जो कि डी ब्लॉक में आता है, Cu होता है, सोना Au होता है। तो ये तो निष्क्रिय धातु है, सोना किसी से भी कोई क्रिया नहीं करता। तो अगर पूछेगा कौन सी धातु निष्क्रिय है, तो यहाँ पे सोना बताया जाएगा। लेकिन सक्रिय धातु कौन सी, सर्वाधिक क्रियाशीलता कौन सी रखता है, तो क्षार धातु में, यहाँ पे कैल्शियम सही है। अगला है तन्यता तथा आघातवर्धनीयता निम्नलिखित में से किस तत्व में पाया जाएगा। तो वे जो धातु होगा उसमें ही तन्यता और आघातवर्धनीयता पाया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं धातु है कौन। जैसे पहला दे रखा सल्फर, सल्फर पी ब्लॉक का तत्व, तो ये एक अधातु होता है। सल्फर जैसे प्याज, लहसुन या फिर अंडे में पाया जाता है। जो ज्वालामुखी से लावा फटता है वहाँ से सल्फर निकलता है, लावा जो ठंडा हो जाता है जब। तो यहाँ पर से ये सल्फर कोई धातु नहीं है। अगला फास्फोरस, फास्फोरस P4 होता है, ये भी एक अधातु है, ये कोई धातु नहीं है, वर्ग मतलब पी ब्लॉक में पाया जाता है। तांबा, तांबा ये तो धातु है, Cu, कापर कहते हैं इसको, 29 इसका परमाणु क्रमांक होता है। तो ये एक धातु है जिसको पीटते हैं तो ये तार के जैसा भी बन जाता है, और इसको पीट कर पतली चादर के रूप में भी बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर यही सही होगा, तांबा। अगला है मरकरी, मरकरी भी एक धातु तो है, Hg पारा इसको बोलते हैं, ये धातु है, लेकिन ये ऐसी धातु है जो सिंपल टेम्परेचर पर, यानी समान कमरे के ताप पर, असामान कमरे के ताप को 25 डिग्री सेल्सियस मानते हैं, तो 25 डिग्री सेल्सियस पर भी ये बिल्कुल द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा, तांबा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड उदासीन नहीं है। तो उदासीन नहीं है, समझते हैं जरा इसको। पहला दे रखा है H2O, तो अभी बताया था H2 जब O2 से क्रिया करके ऑक्साइड बनाता है H2O, तो ये उदासीन होता है, जल का pH मान 7 होता है, ये उदासीन होता है, ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है। अगला दे रखा है कार्बन CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये होता है CO कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर हम लोग बात करें CO और CO2 की, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये तो अम्लीय होता है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड ये ना तो अम्लीय ना तो क्षारीय होता है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत खतरनाक गैस होती है, ना तो अम्लीयता होती है ना तो क्षारकता होती है, तो ये भी उदासीन होता है, इसको भी ध्यान रखेंगे हम लोग। जब कभी फैक्ट्रियों में जो आग लगती है तो वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ही निकलती है, और ये गैस हमारे मस्तिष्क में जाती है और हमको पता नहीं चलता कि अम्लीयता, क्योंकि इसमें ना तो अम्लीयता होती है ना क्षारीयता, तो हम सूंघते चले जाते हैं और हमको पता नहीं चलता। और इसीलिए बहुत से जब कभी आग लगती है तो ज़्यादातर लोग आग में झुलस कर नहीं मरते, ये कार्बन मोनोऑक्साइड को सूंघने से मर जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते जा रहे हैं। और ये जब हमारे मस्तिष्क में पहुँचती है तो ब्लड से अभिक्रिया करके हीमोग्लोबिन से क्रिया करके मिथमोग्लोबिन बनाती है, जो कि बहुत खतरनाक गैस है, और हमारे मस्तिष्क को डैमेज कर देती है और बेहोश हो जाता है व्यक्ति और मर जाता है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड ना तो अम्लीय है और ना क्षारीय। अगर ये अम्लीयता और क्षारीयता होती तो पहले आदमी को पता चल जाएगा कोई गंध है, कोई गैस है, तो वहाँ से वो भाग सकता है। जैसे बात करें अगर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो ये नाइट्रोजन, वैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं, ये नाइट्रस ऑक्साइड है, N2 डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये होती है नाइट्रस ऑक्साइड, इसको बोलते हैं लाफिंग गैस, यही लाफिंग गैस है नाइट्रस ऑक्साइड N2O। ये भी उदासीन गैस होती है, इसको सूंघने पर ना तो खट्टापन या ना तो क्षारपन लगेगा, ये भी उदासीन गैस है, इसको सूंघने से हंसी आती है, इसी को लाफिंग गैस बोलते हैं, हंसाने वाली गैस। अगला ऑप्शन है सोडियम ऑक्साइड Na2O। ये जो सोडियम ऑक्साइड होता है, यही इसका जो ऑक्साइड है ये अम्लीयता का गुण दिखाता है, ये सोडियम क्षार है, क्षार, सोडियम एक धातु है, जो इसका जो ऑक्साइड होता है ये अम्लीयता नहीं, क्षारीयता का गुण दिखाता है। सोडियम यानी वर्ग 1 और वर्ग 2 के जितने भी तत्व हैं इनके जो ऑक्साइड होते हैं सभी क्षारीय होते हैं, तो सोडियम ऑक्साइड क्या है, क्षारीय है, तो ये उदासीन नहीं है। तो इस तरह से हमसे पूछा था कि कौन सा उदासीन नहीं है, तो उदासीन इसमें कौन सा नहीं है, Na2O सोडियम ऑक्साइड उदासीन नहीं, ये है क्षारीय। अगला क्वेश्चन देखें, वह धातु छांटिए जो AgNO3 के जलीय विलयन से सिल्वर को विस्थापित नहीं कर पाएगी। तो ये वही वाला क्वेश्चन हुआ जो विद्युत रासायनिक श्रेणी की बात की। तो AgNO3 यानी सिल्वर से जो तत्व नीचे होगा वो विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो सिल्वर से नीचे होगा वो AgNO3 से सिल्वर को विस्थापित नहीं कर पाएगा, Ag को विस्थापित नहीं कर पाएगा। तो सबको याद होगी अगर विद्युत रासायनिक श्रेणी, तो उसमें होता है Ag के नीचे आता है Pt और उसके नीचे आता है Au।
तो यानी अगर कहीं ऑप्शन दे रखा हो Au या फिर प्लेटिनम, ये सिल्वर को विस्थापित नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनका अपचायक गुण सिल्वर से नीचे है, इसका मतलब कम है। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन दे रखा है सोना या फिर प्लेटिनम, तो ये विस्थापित नहीं कर पाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी दे रखा है सोना, ये सिल्वर को विस्थापित नहीं कर पाएगा। बाकी सभी धातुएं, कॉपर हो गया, तांबा हो गया, जिंक हो गया, और ये क्या दे रखा है मैग्नीशियम हो गया, ये सभी सिल्वर के ऊपर ये विस्थापित कर देंगे, लेकिन कौन नहीं कर पाएगा? सोना, क्योंकि ये विद्युत रासायनिक श्रेणी में सिल्वर से नीचे होता है। अगला क्वेश्चन देखें, एक तत्व एक्स हाइड्रोजन से क्रिया करके एक सहबंधयुक्त हाइड्राइड बनाता है जिसका अणु सूत्र H2S है। यह एक गैसीय ऑक्साइड है जिससे सड़े अंडे की गंध आती है। एक्स को पहचानिए। समझते हैं जरा। जैसे हम लोग अगर बात करें फास्फोरस, पहला ऑप्शन दे रखा P, तो फास्फोरस ये किससे क्रिया करके? हाइड्रोजन से क्रिया करके एक अणुसूत्र बनाता है H2X। लेकिन फास्फोरस को देखते हैं क्या बनाता है। फास्फोरस जो P होता है ये हाइड्रोजन से क्रिया तो करता है, वैसे P4 होता है, हाइड्रोजन से क्रिया करके ये बनाता है PS3, फास्फीन गैस बनाता है। और फास्फीन गैस भी ये ऐसी गैस होती है जिससे मरी हुई मछली के समान गंध होती है। तो ये फास्फीन यहाँ पे बनाता मरी हुई मछली के समान, और इन्होंने ऑप्शन में बोला क्वेश्चन में कि H2X फॉर्म में बनाए, तो जो P से बनता है वो बनता है PS3, तो इस फॉर्म में तो नहीं बनता, और इससे अंडे के जैसे भी गंध नहीं आती और मरे हुए मछली के जैसे गंध आती है। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही नहीं होगा। बी नंबर देखते हैं, Cl, और Cl जब H से क्रिया करता है, और वैसे ही Cl2 होता है और H2 से क्रिया करता है, तो ये HCl गैस बनाता है, ये गैस होता है। HCl हाइड्रोजन क्लोराइड गैस फॉर्म में होती है, तो ये भी H2X के फॉर्म में नहीं है। अगला है सल्फर। सल्फर यानी S+, ये जब H2 से क्रिया करता है तो ये बनाता है H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। ये एक ऐसी गैस होती है जिससे सड़े हुए अंडे के समान गंध आती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी दे रखा है सल्फर। हमने बताया ना सल्फर अंडे में पाया जाता है और प्याज, लहसुन आदि में पाया जाता है। ज्वालामुखी निकलने के दौरान जो लावा निकलता है उसमें भी सल्फर होता है, बहुत गंध मारता है। ये सल्फर गंधक भी तो कहलाता है ना, सल्फर को हम लोग गंधक कहते हैं। तो सल्फर जो H2S बनता है उससे सड़े हुए अंडे जैसी गंध आती है। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही है यहाँ पे। और डी ऑप्शन दे रखा है, अगर हम लोग कार्बन की बात करें तो कार्बन के तो बहुत सारे हाइड्राइड से क्रिया करके, मान लो कार्बन H से क्रिया करेगा, अगर कार्बन H से क्रिया करेगा, कार्बन तो इससे बहुत से बनते हैं, जैसे CH4 बनता है, C2H2 बनता है, C2H4 बनता है, जितने भी कार्बोनिक हाइड्रोकार्बन बनते हैं सब कार्बन से ही बनते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन आपको पसंद आए हैं और समझ में आए हैं तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।